हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का, और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सेकंड ग्रेड आरपीएससी के एग्जाम्स को लेकर के, जिसमें हमने संस्कृत भाषा जो है जिसका जो पेपर होता है उससे रिलेटेड कुछ मैटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के वीडियोज़ का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम चर्चाएं करते हैं संस्कृत भाषा को लेकर के, उससे संबंधित कुछ मैटर जो कि आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है। और अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप बेझिझक अपने फीडबैक के माध्यम से अपने सवाल कर सकते हैं। साथ ही अपने ट्रिक्स इत्यादि भी आप हमारी ईमेल आईडी emerging@star11@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई कंफ्यूज हो तो आप लोग फीडबैक के माध्यम से सवाल कर लीजिएगा। आपके फीडबैक का हमेशा से वेलकम रहेगा। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिएगा, अगर सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भाषा होती है, भाषा की अगर संस्कृत की जो डेफिनेशंस होती है वो होती है भाषा यंते या सा भाषा। फिर से सुन लीजिएगा, भाषा यंते या सा भाषा, वह साधन जिसके माध्यम से विचारों का प्रकाशन होता है, आदान प्रदान होता है, वह भाषा कहलाती है। टू बी क्लियर, अब बात करते हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में जो बना हुआ कहावत है वो संस्कारोति इति संस्कृतम, संस्कारोति इति संस्कृतम, अर्थात वह भाषा जो हमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार देती है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है अर्थात इसकी जो व्याख्या की गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी भाषा जो ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देती है वो क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा कहलाती है। टू बी क्लियर गाइज, अब बात करें तो देखिएगा, संस्कृत जो भाषा है उसको 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 3 नामों से जाना जाता है। देववाणी के नाम से जाना जाता है इसी को प्राचीन भाषा के नाम से, और इसी को स्वतंत्र भाषा, यानी कि क्योंकि देववाणी भाषा ऐसा माना जाता है कि देवताओं की भाषा हुआ करती थी और सबसे प्राचीन भाषा के रूप में माना जाता है इसको, तो प्राचीन भाषा है ये संस्कृत भाषा। और ये स्वतंत्र भाषा है, अर्थात ये किसी पर डिपेंड रहने वाले नहीं है। इसका एक जो व्याकरण है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो स्वतंत्र ये जो भाषा है संस्कृत, वो स्वतंत्र भाषा के नाम से भी जानी जाती है, प्राचीन भाषा के नाम से भी, और देववाणी भाषा के नाम से, राइट। अब बात करें तो संस्कृत का मूल उद्देश्य वेदार्थ का ज्ञान है। किसका? वेदों का, यानी कि वेदार्थ का ज्ञान है इसका जो मूल उद्देश्य है। कई बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं और बेसिक चीजें हमें मालूम भी होनी चाहिए। तो संस्कृत जो है उसका मूल उद्देश्य क्या? वेदार्थ का ज्ञान है। किसका है? वेदार्थ का ज्ञान है। टू बी क्लियर, अब बात करें तो वेदांग जो होते हैं उनको 6 प्रकार का माना गया है। वेदांग को कितने प्रकार का माना गया है? 6 प्रकार का माना गया है। टू बी क्लियर, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। टू बी क्लियर, इसमें स्ट्रॉन्ग जो इंपोर्टेंट ज्यादा है वो कौन सा है? व्याकरण। हर चीज इंपोर्टेंट है, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंपोर्टेंट नहीं है, तो प्रत्येक का अपना अपना हिस्सा होता है। तो यहाँ पे बात करें तो जो वेदांग है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। जैसे शिक्षा नासिका, कल्प हस्तो, व्याकरण मुखम, निरुक्त श्रोतो, छंद पादो, ज्योतिष नेत्र। तो इस तरीके से बात करें तो वेदांत 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने भाषा की भाषा क्या होती है, तो भाषा यते या शा भाषा, और संस्कारोति इति संस्कृतम, अर्थात ज्ञान के साथ साथ जो यानी कि संस्कार भी हमें प्रदान करती है, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा, उसे संस्कृत कहते हैं, राइट। फिर संस्कृत के 3 नाम हो गए, कौन कौन से हो गए? देववाणी भाषा होगी, प्राचीन भाषा और स्वतंत्र भाषा। उसके बाद में हमने जो देखा हुआ इसका मूल उद्देश्य, संस्कृत का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? वेदार्थ का ज्ञान है। टू बी क्लियर, वेदांग कितने प्रकार के बताए गए? 6 प्रकार के बताए गए। कौन सा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, बात करें सबसे पहले तो कि अक्षर क्या होते हैं। तो अक्षर जो होते हैं, इनके लेटर्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो नए क्षर इति अक्षर, अर्थात वह इकाई जो खंडित नहीं की जा सकती, अर्थात नष्ट नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो सबसे आपको याद करना, नए क्षर इति अक्षर है, अर्थात वह इकाई जो खंडित नहीं होती या जो नष्ट नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन तो तैयार रखनी चाहिए।
फिर आता है इसके बाद में वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण यंते या वर्ण, वर्ण यंते या वर्ण, अर्थात जिनके द्वारा वर्णन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ये बेसिक चीजें जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए। अक्षर नय क्षर इति अक्षर है, वह इकाई जो खंडित नहीं होती अर्थात नष्ट नहीं होती है उसे अक्षर कहते हैं। फिर हम लोग आगे अगर बात करें तो होता है वर्ण। वर्ण यंते य वर्णा, क्या होता है? वर्ण यंते य वर्णा, जिनके द्वारा वर्णन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और संस्कृत में अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो ये माने जाते हैं 63 या 64 माने जाते हैं। कितने? 63 या 64 के लमसम माने जाते हैं, टू बी क्लियर। तो वर्ण क्या है? वर्ण यंते या वर्णा, जिनके द्वारा वर्णन किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण कितने माने जाते हैं? संस्कृत में। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो 63 या 64 के लमसम होते हैं, यानी कि 63 या 64। ओके, फिर बात करें तो जो वर्ण होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जो वर्ण होते हैं ना इनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है गाइस। और ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया स्वर और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? व्यंजन। कौन सा होता है? व्यंजन होता है। तो व्यंजन और स्वर, ये तो वैसे भी याद होगा। वर्ण कितने भागों में हो गए? दो भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हमारी सीढ़ी शुरू होकर के आगे बढ़ती है कि पहले हम देखा भाषा क्या होती है, भाषा का इसका संस्कृत क्या है, फिर संस्कृत का उद्देश्य क्या है। अब हमने पढ़ा फिर शुरुआत से वैसे कि भाई अक्षर क्या होता है, फिर अक्षर से वर्ण, फिर वर्ण से हमें पता लगा, फिर वर्ण को हमने डिवाइड किया। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब इसके बाद बात करें तो सबसे पहले हम इन दोनों में पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते तो स्वर आता है। क्या आता है? स्वर। तो स्वर क्या होता है? श्वम राजंता इति शौरा, श्वम राजंता इति शौरा, यानी कि श्वम, श्वम से आपको अंदाजा लग गया हो, श्वम यानी कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात श्वम उच्चारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। श्वम राजंता इति शौरा, अर्थात जो श्वम ही उच्चारित होते हैं या जिनके उच्चारण में किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। टू बी क्लियर। तो ये वाला तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें तो संस्कृत में जो स्वर है अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने गए हैं। तो कितने होते हैं? 21 या 22। कितने माने गए हैं? कुछ विद्वान इसे 21 कहते हैं, कुछ 22 कहते हैं। टू बी क्लियर गाइस। जिस तरीके से जो वर्ण है उनमें भी कुछ विद्वान 63 और कुछ 64 मानते हैं। तो कितने? 63 या 64 में लमसम माना जाता है। और इसकी बात करें किसकी? स्वर की बात करें तो स्वर कितने माने गए? 21 या 22 के रूप में माने गए। टू बी क्लियर यहां तक कोई दिक्कत? तो फिर से देख लीजिएगा, अक्षर नक्षर इति अक्षर है, वर्ण वर्ण यंते य वर्णा। और संस्कृत में वर्ण जो है यानी कि जो टोटल वर्ण 63 64 के लमसम माने गए हैं। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर बात करते हैं स्वर की, तो स्वयं राजंता इति शौरा, यानी कि जो स्वयं अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता के उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वर 21 या 22 माने जाते हैं। अब स्वर के बारे में बात करें तो स्वर जो होता है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने प्रकार में बांटा जाता है? 3 भाग माने गए, अर्थात 3 प्रकार माने गए हैं। किसके? स्वर के। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पहला होता है ह्रस्व। दूसरे अगर हम लोग स्वर की बात करें तो इसे कहते हैं दीर्घ। और तीसरा जो होता है उसकी हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं प्लुत। टू बी क्लियर। तो ये वाली बात भी हमें याद रखनी है कि जो स्वर हैं वो स्वर कितने प्रकार के माने गए हैं? 3 प्रकार के माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर की, यानी कि स्वर के अंदर हम लोग आगे डिटेल से पढ़े तो ये जो सबसे पहले हमने जैसे 3 भाग डिवाइड किए थे, कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो सबसे पहले ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व जो होते हैं इन्हें हम एक मात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक। क्या कहते हैं इन्हें? ह्रस्व जो होते हैं इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं या मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक या मात्रिक स्वर कहते हैं। अब इनके उच्चारण में 1 नाडी के बराबर समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 नाडी के बराबर। फिर से सुन लीजिएगा,
जो ह्रस्व होते हैं स्वर, 3 प्रकार के माने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो एक मात्रिक या मात्रिक भी माने जाते हैं, और इनका जो उच्चारण होता है उसके उच्चारण में 1 नाड़ी के बराबर समय लगता है। किसके? 1 नाड़ी के बराबर समय लगता है, राइट। फिर बात करें तो इनका दूसरा नाम क्या है? लघु भी है। इनका दूसरा नाम क्या है? लघु। ये भी याद रखिएगा, कई बार दूसरा नाम भी पूछे जाए। और ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनकी संख्या जो है वो 5 मानी गई है। ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 5। जैसे ए, ई, उ, री और रे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या कितनी मानी गई? 5। और नीलकंठ पक्षी की आवाज के बराबर ह्रस्वों के उच्चारण में समय लगता है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा इस मान्यता है विद्वानों की। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस किया। आगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो अपने फीडबैक देना ना भूले, लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।